हेलो। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया, बेहतरीन और एकदम मजे में होंगे जी। और आज हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गए हमारी पैथोफिजियोलॉजी की, जो हम लोग यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे थे, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन का आज हम लोग ये लास्ट पार्ट अपना डिस्कस करने वाले। ठीक है जी। अगर जो आप सभी लोगों को याद होगा तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पार्किंसन डिसीज के बारे में पढ़ा था, है ना जी। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पार्किंसन डिसीज के बारे में पढ़ा था कि कैसे कैसे हमारे क्या पार्किंसन डिसीज में क्या होता है, कैसे क्या पैथोफिजियोलॉजी रहती है, इसके रिस्क फैक्टर, ये सारे की सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा डायबिटीज से। वॉट एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट डायबिटीज, कि हमें क्या बेटा जी डायबिटीज को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आज का लेक्चर हमारा यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। ठीक है जी। तो आप लोगों का क्या है बेटा जी, आज का लेक्चर स्टार्ट होगा कहां से बेटा जी? आपका डायबिटीज से, कि डायबिटीज क्या होता है। देखिएगा, डायबिटीज की अगर जो बात की जाए तो ये मोस्ट कॉमन डिसीज आजकल देखी जाती है। जैसे डायबिटीज हो गया या फिर हाइपरटेंशन हो गया। पहले के जमाने में ये बड़ी ही गंभीर बीमारियां बोली जाती थी। पहले क्या बोला जाता था कि किसी को डायबिटीज हो गया कि हाँ उसे तो शुगर हो गया यार, है ना। किसी को हाइपरटेंशन की बीमारी हो गई, या फिर किसी को कैंसर हो गया। पर अभी अगर जो देखा जाए तो ये नॉर्मल नॉर्मल मतलब ऐसे नहीं कि आम बीमारी है। ये मतलब कि अब हमें, पहले क्या होता था कि गांव में पूरे या फिर आसपास के गांव में किसी को कैंसर हुआ है। अब हर गांव में या फिर लगभग शहरों में तो हर गली मोहल्ले में आपको एक कैंसर पेशेंट दिख जाएगा, है ना। ऐसा होता है ना। तो क्या होता है कि हमारी जो बीमारियां हैं तो वो धीरे धीरे क्या करती जा रही है, अपनी श्रेणी को बढ़ाती जा रही है। तो हम लोग बात करेंगे बेटा जी हमारे डायबिटीज मलेटस के बारे में। तो डायबिटीज मलेटस एक हमारा ऐसी क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय हमारा जो हमारा क्या बेटा, हमारा जो पेरस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया जो हमारा रहता है, यानी कि जो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है, यानी कि जो ग्लूकोज लेवल है अगर जो हमारा क्या हो जाए बेटा जी हाई हो जाए, ड्यू टू किसके वजह से बेटा जी, जो इंसुलिन सिक्रेशन है उसकी डिफेक्ट की वजह से, या इंसुलिन के एक्शन की वजह से, कि जो इंसुलिन है वो सही तरीके से प्रॉपर तरीके से अपना एक्शन नहीं कर पा रहा है, या फिर दोनों कारणवश कि इंसुलिन ना तो सही तरीके से बन रहा है और जो बन भी रहा है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है जी। ठीक है जी। तो डायबिटीज मलेरिया हमारी क्या है, क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। क्रोनिक क्यों बोला गया? क्योंकि भाई जिसको हो गया उसको ये लॉन्ग टर्म बीमारी हमारी रहती है, और हो सकता है कि जब तक वो मरेगा तब तक ये बीमारी उसके साथ चलती ही रहेगी। आ रही है बात समझ में भाई? यस और नो? यस और नो बताइएगा जी। चलेगा। बात करते बेटा जी हमारे इसके कारण के बारे में, कि कॉजेज क्या होते हैं, इथियोलॉजी क्या होती है हमारी इसकी। तो देखिएगा, अगर जो मैं जेनेटिक फैक्टर की बात करूं तो जेनेटिक फैक्टर भी एक हमारा क्या बेटा जी हमारा कारण हो सकता है डायबिटीज मलेटस का। ठीक है जी। जेनेटिक फैक्टर भी एक कारण हो सकता है डायबिटीज मलेटस का। या फिर हमारा एक ऑटो इम्यून हमारा डिस्ट्रक्शन हो सकता है किसका बेटा जी, बीटा सेल का। कि अगर जो जो हमारी बीटा सेल, जो पेनक्रियाज में जो हमारी बीटा सेल्स हैं, अगर जो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिला हमारी बीटा सेल्स का, तो हमें वहां पर टाइप 1 डायबिटीज हमें देखने को मिलेगी। या फिर इंसुलिन का रेजिस्टेंस कोज हो गया हमारी बॉडी में, तो हमें टाइप 2 डायबिटीज देखने को मिलेगी। या फिर कोई ओबेसिटी, या फिर कोई सेकेंडरी हमारा लाइफ स्टाइल हमारा, है ना, फिर हमारा क्या बेटा जी हमारा ऐसा सेकेंडरी हमारा लाइफ स्टाइल है कि सही तरीके से खाना पीना है, फिर ये सारी चीजें, तो हमें चीजें देखने को मिल सकती है। कोई हमें पैनक्रियाटिक डिसीज हो गई है, यानी कि हमारे पैनक्रियाज में कोई बीमारी हो गई है, उस कारणवश हमारा ये हो सकता है। या फिर हमारा कोई हार्मोनल हमारा डिसऑर्डर हमारी बॉडी के अंदर हो गया है, जिस कारणवश हमें डायबिटीज मलेटस देखने को बेटा जी
मिल सकता है, यानी कि डायबिटीज मेलिटस की हमारी कंडीशन हो सकती है। अब रिस्क फैक्टर यहां पर क्या हो जाते हैं, देखिएगा हमें क्या बेटा जी फैमिली की हिस्ट्री जाननी पड़ती है कि डायबिटीज को लेकर के, जैसे हमारी फैमिली, मेरी फैमिली की बात करूं तो हमारी डायबिटीज की हिस्ट्री यही है, मेरे परदादा जी को था, दादाजी को हुआ, फिर मेरे पापा को हुआ, अब मुझे भी हो सकता है, मेरे भाई को हो सकता है। ठीक है जी। ओबेसिटी हमारी क्या है, या फिर जो फिजिकल इनएक्टिविटी है वो कैसी है, या फिर अनहेल्दी डाइट तो नहीं खा रहे हो कि भाई खाना पीना तुम्हारा कैसा कैसी डाइट ले रहे हो, या फिर इंक्रीजिंग एज है ना, या फिर हमारा क्या बेटा जी हाइपर टेंशन है, ये सब के सब। और देखो बोला जाता है ना कि चिंता मतलब आप अपनी बीमारियों, अपने शरीर में बीमारियों को पैदा कर रहे हो, ये हकीकत बात है। और एक और लाइन बोली जाती है कि लाफ्टर इज आ बिगेस्ट मेडिसिन, कि खुश रहना क्या होता है, सबसे बड़ी मेडिसिन मानी जाती है ना जी। तो वही चीज यहां पर आप लोगों को बोली जा रही है। चलिए अब टाइप ऑफ डायबिटीज के बारे में बात करें। अभी हम देख रहे थे एक था हमारा टाइप 1 डायबिटीज और एक था हमारा टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है जी। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस के बारे में बात करें तो हमारा ये ऑटो इम्यून हमारा डिस्ट्रक्शन होता है किसका बेटा जी, बीटा सेल का, कि बीटा सेल्स का हमारा क्या हो रहा है, ऑटो हमारा बीटा सेल का क्या हो रहा है बेटा जी, हमारा ऑटो इम्यून, मतलब कि हमारा खुद से ही बीटा सेल क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जिस कारणवश हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस हमें देखने को मिलता है। यहां पर हमारा एब्सोल्यूट इंसुलिन की क्या हमारे बेटा जी डिफिशियंसी हो जाती है, कि जो हमारा एब्सोल्यूट इंसुलिन है वो हमारा यहां पर क्या हो जाता है बेटा जी, हमारा कम हो जाता है। वहीं पर ये टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस की बात की जाए तो हमारा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस विद रिलेटिव इंसुलिन डिफिशियंसी, कि जो हमारे क्या बेटा जी जो इंसुलिन डिफिशियंसी हुई है उस कारणवश हमारा क्या हो गया, बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस कोज हो गया। क्या हो रहा है बेटा जी, हमारी बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस कोज हो गया है। और मोस्ट कॉमन टाइप हमारा होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। ज्यादातर लोगों में हमारा यही वाला है ना, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज हमारा देखने को मिलता है ज्यादातर केसेस में। हमारा क्या बेटा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डायबिटीज हमारी, यानी कि हमारा प्रेगनेंसी के दौरान हमारी ये डेवलप होती है बेटा जी, कौन हमारी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डायबिटीज है प्रेगनेंसी के दौरान हमारी डेवलप होती है। अब पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो किस प्रकार से हमारा है ना, किस प्रकार से हमारी डायबिटीज मेलिटस होता है। सबसे पहले बात करेंगे टाइप 1, जो कि हमारा एक ऑटो इम्यून हमारा बीटा सेल डिस्ट्रक्शन यहां पर हमारा हो रहा है। तो यहां पर क्या होता है देखिएगा कि हमारा ऑटो इम्यून हमारा डिस्ट्रक्शन होता है बीटा सेल का, कहां पर, पेनक्रियास में, जो हमारा क्या करता है, जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो नहीं होता क्योंकि बीटा सेल का चली गई भाई। अब जो मशीन देखो, अब आपके घर में क्या है, एक मोटर का डब्बा होगा जिससे आप अपना मोटर चलाते होंगे और पानी आपके टंकी में भरता होगा। अब मान लीजिए वो डब्बा ही खराब हो गया, तो क्या पानी आपकी टंकी में भर पाएगा, क्या नहीं भर पाएगा भाई। ऐसे ही हमारा क्या है कि बॉडी के अंदर बीटा सेल्स है जो इंसुलिन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है भाई। अब क्या हुआ कि इंसुलिन का फॉर्मेशन, जब बीटा सेल ही डिस्ट्रॉय होगी तो इंसुलिन बनेगा नहीं, तो हमारा वहां से क्या होगा, कोई इंसुलिन का प्रोडक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। जो ग्लूकोज है वो हमारे सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा और हमें हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारा शुगर है, जो हमारा ग्लूकोज है वो सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, तो ब्लड में उसकी मात्रा बढ़ती रहेगी, जिसकी वजह से हमें हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। और बॉडी यूजेस फैट और एनर्जी हमारा, और बॉडी किसका यूज करना शुरू कर देगी, जो फैट है, जो एनर्जी है, क्योंकि बेटा ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है भाई। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब बॉडी को मेन सोर्स, जब बॉडी की सेल्स को मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ही नहीं प्रोवाइड होगा, तो वहां से क्या होगा भाई, हमारे जो बॉडी है भाई उसको तो एनर्जी चाहिए, तो क्या करेगी, फैट को, एनर्जी को यूज करना स्टार्ट कर देगी, हमारा कीटोन फॉर्मेशन हमारा होने लगेगा और हमें कीटो एसिडोसिस यहां से हमें देखने को मिलेगा। और यही हमारा क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस हमारा होता है, जो इस वजह से होता है। टाइप 2 हमारा डायबिटीज मेलिटस की बात की जाए तो इंसुलिन रेजिस्टेंस इन हमारा पेरीफेरल टिश्यू, कि जो हमारा पेरीफेरल टिश्यूज होते हैं वहां पर इंसुलिन की रेजिस्टेंस कोज हो जाती है, या जैसे हमारे मसल्स हैं या फिर लीवर है या फिर फैट है यहां पर। अब जो पेनक्रियाज है वो हमारा क्या, इनिशियली प्रोड्यूस मोर इंसुलिन, लेटर हमारा बीटा हमारा सेल डिसफंक्शन हमारा, यहाँ पर क्या होता है कि जो इंसुलिन है उसको क्या बोला जाता है कि भाई, और सॉरी जो हमारा क्या बेटा जी बीटा सेल है
उनको क्या बोला जाता है कि और इंसुलिन का प्रोडक्शन करे। पर लेकिन बीटा सेल हमारी क्या हो जाती है बेटा जी, ज्यादा काम करने के चक्कर में डिसफंक्शनिंग हो जाती है, जहां से हमारे क्या जो ग्लूकोज अपटेक है वो डिक्रीज हो जाता है, और जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन है लीवर में वो हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जहां से हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया हमें देखने को मिलता है, और हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, और यही हमारा क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस होता है। और ज्यादातर केसेस में टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस ही देखने को मिलता है ज्यादातर पेशेंट्स के अंदर। ओके जी, क्लियर है बात, चलेगा। आगे बात करते हैं हमारा साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर जो साइन और सिम्टम्स की बात की जाए तो हमारा क्या बेटा, हमारा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, कि बार बार आपको यूरिनेशन जाना पड़ेगा, आपको क्या बेटा जी बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, है ना, कि गला सूखा सूखा टाइप रहेगा, जो आपकी भूख है, क्योंकि अभी भी देखिएगा जो भी डायबिटीज वाला पेशेंट होगा उसे भूख बर्दाश्त नहीं होगी, उसे भूख बर्दाश्त नहीं होगी, तो भाई क्या है कि आपको क्या बेटा जी, आपका जो हंगर है वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। स्पेशलिटी इन टाइप 1 हमारा अगर जो वेट लॉस की बात की जाए तो हमारा क्या होता है कि अगर जो किसी का वजन कम हो रहा है अचानक से, तो ये कारण हो सकता है कि उसको टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस हो, है ना, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस के केस में क्या होता है, वजन बहुत स्पीड में घटना स्टार्ट होता है। हमारा क्या फैटिग्यूज आ सकते हैं, या फिर बेटा जी हमारा विजन भी ब्लड हमारा हो सकता है, नहीं कि हमें धुंधला धुंधला टाइप दिखाई देना स्टार्ट हो सकता है। अब शायद देखो जिस दिन मैं अपना डायबिटीज चेक कराऊंगा शायद मुझे भी निकल जाए, है ना। है ना जी, आ रही है बात समझ में, यस और नो, बताइएगा जी, चलेगा। आगे बात करते हैं बेटे जी हमारा कॉम्प्लिकेशन क्या रहता है बेटे जी हमारे। अब देखिए अगर जो हमें एक्यूट हमें कंडीशन देखने को मिल रही है तो डायबिटिक हमारा जो कीटो एसिडोसिस यानी कि डीके है वो देखने को मिलेगा बेटा जी। साथ ही साथ हमारा हाइपोसोमिलर हमारा जो हाइपरग्लाइसेमिक हमारा स्टेट है वो हमारी अचीव हो सकती है इन द केस ऑफ एक्यूट बेटा जी। और अगर जो क्रोनिक कंडीशन हो गई तो बेटा जी वहां पर हमारा क्या बेटा जी, वहां पर हमें देखिएगा हमारा नेफ्रोपैथी हमारी या फिर न्यूरोपैथी हमारी, ये सब चीज हमारी, और उसी के साथ साथ जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज है या फिर स्ट्रोक है, ऐसी कंडीशंस भी देखने को मिल सकते हैं अगर जो ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा क्रोनिक हो गया, है ना, ज्यादा लंबे समय तक अगर जो ये रह गया, तो यही चीज हमारी क्या होती है बेटा जी, डायबिटीज और डायबिटीज मेलिटस के अंदर होती है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं बेटा जी, हमारा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज हमारा, कि हमारा क्या करते हैं कि जो ब्लड ग्लूकोज है उसको हम लोग चेक करते हैं, अगर जो वो 126 mg पर डीएल से ज्यादा आ रहा है तो क्या वहां पर कंडीशन हमारी हो सकती है ना। अब ये कोई फास्टिंग क्या है, देखो डायबिटीज वाले पेशेंट के दो तरीके से टेस्ट किए जाते हैं, एक तो खाली पेट और दूसरा खाना खाने के बाद में। आपने देखा होगा अगर जो आपके घर में किसी को होगा या फिर आपके रिलेटिव में किसी को होगा, या फिर कभी भी अगर जो डायबिटीज का चेकअप होता है तो डॉक्टर आपको बोलेगा कि कल सुबह आइएगा खाली पेट। एक टेस्ट आपका खाना खाने से पहले होगा खाली पेट, और एक आपका खाना खाने के बाद होगा, ठीक है जी। फिर हमारा रैंडम हमारा ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारे क्या बेटा जी 200 mg पर डीएल से कम होना चाहिए। जो हमारा HbA1c है हमारा वो नॉट मोर देन 6.5% हमारे रहते हैं, और जो ओरल ग्लूकोज हमारा टॉलरेंस टेस्ट है वो हम लोग करते हैं, नहीं कि OGTT यानी कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी हम लोग करते हैं इसको डायग्नोज करने के लिए, इसको पता लगाने के लिए, ठीक है जी। मैनेजमेंट कैसे करते हैं बेटा, हमारा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके, कि हम लोग प्रॉपर डाइट ले, सही तरीके से एक्सरसाइज करें, अपने वेट पर कंट्रोल करें, सारी चीजें करके इंसुलिन थेरेपी ले सकते हैं टाइप 1 में, और हमारे एडवांस्ड टाइप 2 में, कि अगर जो टाइप 2 नॉर्मल वाला तो वहां पर इंसुलिन थेरेपी नहीं लेनी पड़ती है ना। जो देखो आपने देखा होगा कि हर कोई जिसको डायबिटीज है उसको इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लगता, लाइक माय फादर, है ना, मेरे पिताजी जिनको उनको टाइप 2 डायबिटीज है, क्योंकि उनका इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं मारने पड़ता है, बट उनका जब ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है तो उनको टैबलेट देनी पड़ती है, वो एक टैबलेट कैरी करते हैं अपने साथ में, है ना, बस एक ही टैबलेट उनको लेनी पड़ती है जिसकी वजह से उनका जो ग्लूकोज लेवल है वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। अब वही चीज यहां पर है कि जो टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं तो उनको इंसुलिन के इंजेक्शन मारने पड़ते हैं, ठीक है, इंसुलिन थेरेपी चलती है अगर जो टाइप 1 डायबिटीज है, और अगर जो एडवांस्ड लेवल के टाइप 2 डायबिटीज है तो भी इंसुलिन के इंजेक्शन मारने पड़ेंगे। ओरल हमारा हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हमारी रहेंगी, और अभी तो मेरे को कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा है, ओरल इंसुलिन की भी डेवलप हो चुका है, लाइक जैसे आप अस्थमा पंप होता है इस तरीके का वो एक पंप है, तो जो इंजेक्शन मारने पड़ते थे डायबिटीज वाले पेशेंट्स को, है ना, तो भाई उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज होगी। अभी मेरा एक फ्रेंड है ना, उनके भी शादी होने वाली है, तो जो मतलब कि वाइफ है उनकी, उनका जो छोटा भाई है
तो वाइफ जो छोटा भाई है वो उसकी एज 13 या 14 ईयर्स है ना। तो मतलब कि उसको बहुत ही सीरियस लेवल वाला डायबिटीज हुआ मतलब कि वो मतलब कि बहुत बहुत मतलब कि इतनी बुरी कंडीशन उसकी देख करके लगती है कि वो बच्चा ना कुछ खा सकता है ना पी सकता है, उसके चावल अलग आता है, आटा अलग आता है, मतलब कि सारी की सारी चीजें उसकी इतनी प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जाता है कि उसको भूख मतलब कि उसके साथ में खाना कैरी रहता है, क्योंकि डायबिटीज वाले पेशेंट को भूख बर्दाश्त नहीं होती है। वो अचानक से उसको चक्कर आए तो बहुत ब्रूटल चीज है भाई। और बीमारी देखो, अगर जो हम किसी भी बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, हर एक बीमारी बेकार है, ठीक है। हमें रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहना पड़ता है बेटा जी हमारा ब्लड ग्लूकोज का। और यही हमारा क्या होता है बेटा जी, कंप्लीट है डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज अपना। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिए। अगर जो बात क्लियर हो गई है बेटा जी तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिए। आगे बात करते बेटा जी हमारा एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन, कि सेक्स हार्मोन के डिसऑर्डर के बारे में हमें बात करनी। सेक्स हार्मोन के डिसऑर्डर के बारे में बात करनी। अब देखिएगा सेक्स हार्मोन के बारे में बात की जाए तो हम लोगों ने कल एचएपी के अंदर भी इसको पढ़ा है, 5th यूनिट जब हम लोग पढ़ रहे थे। तो देखिएगा सेक्स हार्मोन के बारे में बात की जाए तो हमारा अगर जो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन आर कंडीशन के कॉज्ड बाय इनबैलेंस और एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन, जैसे कि हमारा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव, मेटाबॉलिक एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक एबनॉर्मलिटीज। क्या बात बोलेगी बेटा जी हमारा, जो सेक्स हार्मोन है हमारी ऐसी कंडीशन है जहां पर हमारा क्या बेटा जी हमारा इनबैलेंस या फिर एबनॉर्मल हमारा प्रोडक्शन हो जाए किसका बेटा, जो हमारे सेक्स हार्मोन रहते हैं, जैसे कि हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फीमेल्स के अंदर, या फिर टेस्टोस्टेरोन जो हमारा मेल्स के अंदर होता है, ठीक है। जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव फंक्शन है वो हमारे इफेक्ट होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इफेक्ट होते हैं, जो सेकेंडरी सेक्सुअल हमारा सेकेंडरी हमारा जो सेक्सुअल जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे एबनॉर्मलिटीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर जो हमारे जो सेक्स हार्मोन है उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है, यानी कि जो सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन है वो हमारा क्या है, नॉर्मली नहीं हो पा रहा है, या फिर सेक्स हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो क्या है, इनबैलेंस हो गया है, ठीक है। ठीक है जी, चलिए अब अगर हम लोग इसके इथियोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो हमारा देखिएगा यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा डिसफंक्शन के कारणवश हमारे हो सकता है, कि जो ऐसे हमारा जो ओवरीज है या फिर जो टेस्टिस है या फिर जो पिट्यूरिटी हाइपो या फिर पिट्यूटी या फिर जो हाइपोथैलेमस है वो अगर जो प्रॉपर वर्किंग ना करे तो हमारा वैसा हार्मोन हमारे क्या हो सकते हैं, इनबैलेंस हो सकता है। साथ ही साथ जेनेटिक डिसऑर्डर भी हमारा हो सकता है, हमारा क्या जो हमारा टर्नर सिंड्रोम हमारे हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जेनेटिकली भी एक चीज होती है हमारी, ठीक है जी। हमारा ट्यूमर्स ऑफ हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे, कि जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसके ट्यूमर्स के कारणवश से हमारा हो सकता है। कोई ऑटो इम्यून डिसीज के कारणवश भी हमारे सेक्स हार्मोन का डिसबैलेंस हो सकता है। कोई ओबेसिटी या फिर लाइफस्टाइल फैक्टर की वजह से भी ऐसा हो सकता है, या फिर कोई ड्रग या फिर कोई मेडिकेशन आप ले रहे हो, कोई हार्मोनल थेरेपी आपकी चल रही है, उस कारणवश भी आपको सेक्सुअल हार्मोन्स इनबैलेंस या फिर सेक्सुअल हार्मोन्स की एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती है, ठीक है जी। देखिएगा रिस्क फैक्टर यहाँ पर क्या होता है कि जो फैमिली हिस्ट्री है हार्मोनल डिसऑर्डर की उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा, ओबेसिटी हमें करनी पड़ेगी, स्ट्रेस तो नहीं है आपको किसी भी प्रकार का, ठीक है जी, एजिंग तो नहीं है, या फिर कोई आपको एक्सपोजर टू हमारा एंडोक्राइन हमारा डिस्ट्रीब्यूटिंग केमिकल्स हमारे, कि आप उनको किसी एंडोक्राइन डिस्ट्रीब्यूटिंग केमिकल्स को कहीं एक्सपोजर तो नहीं कर रहे हो। तो ये सारी की सारी कंडीशन है जो रिस्क फैक्टर के तौर पर हमारी चीजें रहती है। अब अगर हम इसके टाइप के बारे में बात करें कि हमारे जो डिसऑर्डर होता है उसके टाइप के बारे में बात करते हैं, एक हमारा फीमेल हार्मोनल हमारा डिसऑर्डर हमारा रहता है। क्या होता है बेटा जी हमारा फीमेल हार्मोनल डिसऑर्डर। अब यहाँ पर क्या होता है देखिएगा कि अगर जो फीमेल हार्मोनल डिसऑर्डर के बारे में बात करें तो पीसीओएस हमारा यहाँ पर आता है, यानी कि जो हमारा हमारा पॉलीसाइकिटिक ओवरी हमारा सिंड्रोम जो हमारा होता है ना, कि पीसीओएस हमारा हो सकता है, या फिर हमारा हाइपो हमारा गोंडरिज्म हमारा, या फिर जो हमारा अगर जो एस्ट्रोजन है अगर जो उसका लेवल लो हो जाए तो हमारा हाइपोगोंड्रिज्म हो सकता है, या फिर जो हमारा जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो सकता है, यानी कि जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर आ रहे हैं फीमेल्स के अंदर। जैसे आपने देखा होगा कि 28 डेज में एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट होती है। फीमेल्स में क्या होता है कि मतलब कि अगर जो किसी को कोई डिसऑर्डर है तो उनके जैसे 45 डेज में कभी पीरियड्स आ रहे हैं, कभी 35 डेज में आ रहे हैं, कभी 2 महीने में एक बार आ रहे हैं, ऐसा होता है ना। वो कोई मतलब कि ऐसा नहीं कि वो मतलब कि उनके प्रेगनेंसी में तो पीरियड्स डिले ही हो जाते हैं, वो तो आते ही नहीं है। बट द थिंग वाज दैट कि
कोई ना कोई उनकी डाइट ऐसी है या फिर उनका डेली रूटीन ऐसा है या फिर उनकी लाइफ में कोई स्ट्रेस कंडीशन चल रही है, इस कारणवश ये सब चीजें देखने को मिलती है। ठीक है जी, तो हमारा क्या बढ़ेगा, इररेगुलर पीरियड के बारे में बात हुई। वहीं पर ही मेल हार्मोनल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। तो जो मेल हमारा हमारा गोन्ड्रिज्म, यानी कि अगर जो मेल के अंदर हाइपोगोन्ड्रिज्म होगा, देखो हाइपोगोन्ड्रिज्म हमारा फीमेल्स के अंदर है, तो यानी कि जो एस्ट्रोजन है उसका लेवल डिक्रीज हुआ है। अगर जो मेल के अंदर है, देखो फीमेल के अंदर है तो एस्ट्रोजन डिक्रीज हुआ है, मेल के अंदर है मतलब कि क्या बेटा जी हमारा टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज हुआ। ठीक है जी, यहां पर हमारा एंड्रोजन हमारे डिफिशियंसी हमारी हो सकती है, या फिर कॉमन दोनों के अंदर, जो दोनों के अंदर कॉमन डिसीज रहती है क्या बेटा जी हमारा हाइपर हमारा एप्रोस्टीमिया हमारा, या फिर वो जो हार्मोनल इनबैलेंस होता है पिट्यूरिटी डिसऑर्डर की वजह से, ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर कॉमन हमारा डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी, चलिए अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो जो सेक्स हार्मोन है वो रेगुलेटेड बाय हमारा हाइपोथैलेमस। कि हाइपोथैलेमस पिट्यूरिटी ग्लैंड के द्वारा हमारे क्या होते हैं, एचपीजी के द्वारा हमारे क्या है बेटे हमारे रेगुलेट होते हैं जो सेक्स हार्मोन रहते हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूरिटी ग्लैंड के द्वारा। ठीक है जी, तो यहां पर क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस वो क्या रिलीज करता है बेटे जी, जीएनआरएच अपना, जो क्या स्टिमुलेट करता है हमारे पिट्यूरिटी को स्टिमुलेट करता है, किसको रिलीज करने के लिए बेटा जी, हमारे जो हॉर्मोन्स रहते हैं। ठीक है जी, हमारा एलएच जो हमारा हो गया, फिर एफएसएच जो हमारा हो गया, और जो एक्ट करता है कहां पर बेटा जी, जो हमारे गोइंडेस रहते हैं, जैसे कि हमारा ओवरी हो गया, टेस्टिस हो गया, इन पर एक्ट करते हैं, और फिर वहां से हमारा क्या करते हैं, जो हमारे सेक्सुअल हार्मोन है जैसे हमारे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फीमेल्स के अंदर और टेस्टोस्टेरोन मेल्स के अंदर रिलीज होता है। अब वहां पर जो हमारे गोइंडेस प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, कि हमारा जो गोइंडेस है ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है बेटा जी, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि यहीं पर ही हमारा क्या बेटा जी रिलीज जो हमारा जीएनआरएच है, यहां पर हमें क्या बेटा जी इनिबिशन एक्शन देखने को मिल रहा है। तो जब यहीं से चीजें इनिबिट हो जाएंगी तो हमारे आगे चल के जो हार्मोन्स है वो तो हमारे प्रोड्यूस होगी नहीं। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, पैथोफिजियोलॉजी होता है। डिसऑर्डर के मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो एनी डिफेक्ट इन हमारा एचपीजी हमारा एक्सिस अपना, कि जो हमारा क्या बेटा जी जो हमारे यहाँ पर के जो एचपीजी एक्सिस रहते हैं वहां पर हमें क्या है डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है, जिस वजह से जो हमारा हार्मोनल इनबैलेंस है वो हमें देखने को मिल जाता है। या तो देखो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा सिक्रीशन किसका बेटा जी, हार्मोन का, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, जो फीडबैक होगा मैकेनिज्म हमारा क्या होगा, डेस्ट्रक्ट होगा। यहां से क्या होगा, जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगा बेटा जी हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक है। अब एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है कि ये ऐसा नहीं कि घटेगा ही, ये बढ़ भी सकता है भाई, ज्यादा भी हो सकता है। नॉर्मल से जो नॉर्मल होगा हमारा लेवल, नॉर्मल से ये कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है। इस वजह से यहां पर क्या डिक्रीज नहीं बोला जा रहा है, यहां पर एबनॉर्मेलिटी बोली जा रही है। ठीक है जी, जैसे कि एग्जांपल हमारा अगर जो एस्ट्रोजन डिक्रीज हो रहा है तो यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो हमारा इरेगुलेशन हमें देखने को मिलेगा। देखो हमारा क्या हमारा जो एंड्रोजन अगर जो इंक्रीज हो रहे हैं तो जो पीसीओएस है हमारा, है ना, हमारा वो सिम्टम्स हमारे देखने को मिलेंगे, यानी कि जैसे हेयर ग्रोथ या फिर एक्ने देखने को मिलेंगे। और टेस्टोस्टेरोन अगर जो डिक्रीज हो रहा है तो वहां से हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा जो लोबियोइड हमारा और जो हमारा इनफर्टिलिटी है वो हमारी क्या होगी बेटा जी, हमें रिड्यूस होती हुई दिखाई देगी। अब देखो हमारा देखो बढ़ भी रहा है और कोई चीज हमारी घट भी सकती है इन द केस ऑफ हमारा सेक्सुअल हार्मोन डिसऑर्डर। इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो फीमेल्स के अंदर क्या होता है बेटा, हमारा इरेगुलर या फिर एब्सेंट मेंस्ट्रुएशन, कि मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो तो इरेगुलर हो जाएगी या फिर एब्सेंट भी हो सकती है। ठीक है जी, इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी, एक्सिस हेयर ग्रोथ हो जाएगी फीमेल्स के अंदर हमारा, और साथ ही साथ एक्ने या फिर वेट गेन होने लगेगा फीमेल्स के अंदर अगर जो कोई सेक्सुअल हार्मोन उनके अंदर डिसऑर्डर हो गया है। वहीं पर मेल्स के अंदर क्या होगा, जो रिप्रोडक्टिव लोबिड है वो देखने को मिलेगा, या फिर जो हमारा क्या बेटा हमारा जो एक्सेटाइल जो डिसफंक्शन है वो देखने को मिलेगा, या फिर जो मसल मास है वो डिक्रीज होगा, या फिर इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी। अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, देखो इनफर्टिलिटी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, यानी कि जैसे डायबिटीज या फिर ओबेसिटी, या फिर कोई कोई साइकोलॉजिकल इशू आ सकता है जैसे डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, ये सब कंडीशन देखने को जी मिल सकती है। ठीक है जी, अरे ये बात समझ में। डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम लोग, हार्मोन लेवल टेस्ट हमारा कराते हैं, जैसे एस्ट्रोजन का, टेस्टोस्टेरोन का, हमारा एलएच एफएसएच, इन सब का हम लोग टेस्ट कराते हैं। हमारा इमेजिंग करते हैं, जैसे हमारा अल्ट्रासाउंड या फिर एमआरआई हम लोग कराते हैं, फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं, यानी कि एक्सपर्ट से हम लोग क्या बेटा जी हमारी सलाह लेते हैं। मैनेजमेंट कैसे करते हैं बेटा जी, हमारा अगर जो कोई डिसऑर्डर हो गया तो हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का यूज करते हैं।
मेडिकेशन यूज करते हैं, जैसे हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स रहते हैं, या फिर जो हमारे हमारे एंड्रोजन्स जो हमारे रहते हैं उनका इनटेक करते हैं। लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं भाई, प्रॉपर अच्छी सी डाइट लेते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान देते हैं, और ट्रीटमेंट हमारा अंडरलाइनिंग कॉजेज हमारे करते हैं बेटा जी। तो ये सबके सब हमारे क्या बेटा जी, सेक्सुअल हार्मोन डिसऑर्डर के हमारे साइन सिम्टम्स इंट्रोडक्शन सब कुछ है। अगर जो बात क्लियर हुई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे जी, फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे जी। और इसी के साथ में आपकी यूनिट नंबर 3 ऑफ आपकी पैथोफिजियोलॉजी समाप्त हो जाती है। यूनिट नंबर 3 ऑफ पैथोफिजियोलॉजी इसी के साथ में आपकी समाप्त हो जाती है। तो आप लोगों की यूनिट नंबर 3 यहीं पर ही दी एंड टाटा बाय बाय सी यू लेटर हो जाती है। तो आपकी पैथो की 3rd यूनिट भी इसी के साथ में समाप्त हो गई है। ठीक है जी। बाकी देखिए आपके पीडीएफ सारे के सारे आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो गए हैं, लेक्चर्स भी सारे के सारे आपके कोर्स के अंदर अपलोडेड हैं ही, आप लोग जाकर के चेक कर सकते हो। ठीक है जी। तो यही आज का सेशन हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे जी। बताइएगा पहले क्लास आज की कैसी लगी। ठीक है जी। चलिए चलेगा जी। चलो तो सुनिएगा कि जैसे वो रहता है ना कि कोई अगर जो हमें अंडर एस्टिमेट करता है तो उसके लिए है कि याद रखिएगा कि अगर जो शुरुआत तुमने की है, शुरुआत तुमने की है तो फिर, है ना, जैसे वो कोई बोलता ना कि देखो हमें मत छेड़ो भाई, हमारे अकॉर्डिंग हमारे हम हमें मत छेड़ो, हमें चीजों को करने दो, है ना, है ना, कि भाई हमें मत छेड़ो, हमें मत करो कुछ भी, कि वो चीज बोले जाती है ना। तो वो क्या क्या बोल, इसी वजह से क्या है कि उसी चीज को लेकर के आप लोगों को ध्यान में रखना है, और उसी चीज को लेकर के, एक सेकंड, चलिएगा भाई। ठीक है तो सुनिएगा भाई कि अब उसी चीज को लेकर के है कि अगर जो शुरुआत तुमने की है तो फिर माहौल हम भी बनाएंगे, कि शुरुआत अगर जो तुमने की है तो माहौल हम भी बनाएंगे, और जो तुम्हारे पक्ष से आएंगे फिर वो भी मारे जाएंगे। ठीक है जी। चलेगा तो आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, और मिलते हैं आपको शाम को एचएपी की क्लास में, जहां पर आज हमारी एचएपी खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा बेटा जी, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।